बता दें, दिल्ली में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, 11 फरवरी को उसके नताइज आएंगे। ऐलान हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और जिसके नताइज 11 फरवरी को होंगे। आपको बता दें, एक फेज में इलेक्शन होना है दिल्ली में और 8 फरवरी को होंगे, फिर 11 फरवरी को इसके नताइज सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले ही ये ऐलान किया गया है कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, जिसके नताइज 11 फरवरी को होंगे। Will be issued on 14th January 2020, Tuesday. Last day of nominations is 21st January 2020, Tuesday. In 2015, the notification was issued on 12th January, and the date of announcement was 12th January, and the notification was issued on 14th. So there was a lot of criticism that candidates are not getting adequate time, political parties, etc. So in any case, now they are getting good 7 days to kind of finalize their candidates. Scrutiny of nominations shall take place on 22nd January, Wednesday. Last date of withdrawal of candidature is 24th January, Friday. Date of poll is 8th February, Saturday. 7th January this time was Friday. Single phase. Date of poll is 8th February 2020, Saturday. How can it be January? Today is 6th January already. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. Date before which election shall be completed is 12th January or the time of notification, whichever is earlier. और अब बात करते हैं जेएनयू तशद्दुद मामले की। जेएनयू तशद्दुद पर मुख्तलिफ सतहों पर एक्शन जारी है। क्राइम ब्रांच की तहकीकात, आला सतह की मीटिंग्स, एहतजाज और सियासी सतह पर इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। जेएनयू तशद्दुद की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। नकाबपोशों की शिनाख्त का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ मरकज और रियासी हुकूमत की मीटिंगें भी हो रही है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने हुकाम के साथ मीटिंग की और सूरत हाल का जायजा लिया। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एलजी से बातचीत की। वज़ारत दाखिला ने इस पूरे मामले पर जेएनयू नुमाइंदों से बातचीत करने की हिदायत दी। करके अंदर घुसे जा रहे थे, हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उतने में ही लड़के बाहर अंदर आने लगे नकाब पहन के, और उनके हाथ में रॉड्स थी, लाठियाँ थी, डंडे थे, और मैं अपने कमरे में जाना चाह रहा था, बट किसी ने मुझे रोका, बोला कि अब अकेले रहना सेफ़ नहीं है, सबके साथ में रहो। तो मैं ऊपर चला गया, बट इतने में ही बहुत सारे लड़के जो नकाब पहन के रखे थे, हम हाथों में उन्होंने डंडे, रॉड्स और लाठियाँ रखी थी, वो ऊपर आने लगे। तो मैं किसी के कमरे में जाके छुप गया, और कमरे में 7-8 लोग थे, और फिर भी कमरे को अंदर से लॉक लगा दिया गया था, लेकिन कमरे में लॉक होने के बावजूद वो लोग कमरे को तोड़कर अंदर आ गए। मैं बालकनी में आ गया। बालकनी में मुझे 2 लाठियाँ मारी गई यहाँ पे चेस्ट में मेरे, और बालकनी के फर्स्ट फ्लोर से मुझे नीचे फेंक दिया गया। मैं नीचे गिरा, पैर के बल गिरा। एक पेड़ थी, पेड़ की मैंने डाली, उसको पकड़ लिया, जिसके कारण मैं नीचे गिरते समय प्रेशर थोड़ा कम पड़ा मेरे बॉडी पे, बट मैं राइट साइड से गिरा अपने बॉडी पे, तो मेरा एल्बो में चोट लगा। फिर मैं वहाँ से दौड़ा वो बाउंड्री क्रॉस करके उसके पार चला गया, और किसी प्रोफेसर के फ्लैट में मैं जाकर मैंने नॉक किया। वहाँ जो भी प्रोफेसर का फ्लैट था
उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, 3-4 घंटे मैं था वहाँ, मुझे फर्स्ट एड दी गई और फिर मुझे 3-4 घंटे के बाद 11-12 बजे हॉस्पिटल एम्स ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया था। और देखिए सर, आपके सामने ये अननोन नंबर से मेरे पास बार बार कॉल्स आ रही हैं और मैं रिसीव नहीं करूंगा तो फिर बार बार कॉल आएगी और मुझे धमकियां मिल रही हैं। और उससे पहले की कहानी ये है कि 6:50 पे कुछ लोग आते हैं और दरवाजे को तोड़ते हैं। विंडो ऊपर आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा सर। अभी ये शीशे सारे हटा दिए गए हैं ताकि पैरों में न लग जाएं। और मीडिया का आगमन, पुलिस का आगमन तब हुआ जब हम घायल अवस्था में थे और हॉस्पिटल से आ गए। कुंडी टूटी हुई थी। कुंडी टूटने के बाद मेरे को सर सरिये से मारा पीठ पे और मेरा पूरा सर हाथ सूजा हुआ है और मैं कहता रहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। वो कहते रहे, एक कहता रहा कि झूठ बोल रहा है, एक कहता रहा नहीं नहीं रहने दे। तो उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी सर और नशे में वो बिल्कुल निर्दयी तरीके से निडर होकर मार रहे थे और उनको कोई ये एहसास नहीं था कि कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है। जेएनयू तशद्दुद के कुछ चश्मदीद अफराद ने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से बातचीत की। कल से जेएनयू में जो बवाल चल रहा है उसमें बहुत सारे छात्रों को चोटें आई हैं। एम्स में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट को भेजा गया, 34 लोग वहां पर पहुंचे थे जिनका इलाज किया गया। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके एक चश्मदीद उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद हैं। ये एसएफआई से हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। उत्कर्ष, क्या हुआ था और किस तरह से क्या क्या किन किन चीज़ों को तोड़ दिया गया है? देखिए, स्टूडेंट्स का एक रजिस्ट्रेशन बॉयकॉट वहाँ चल रहा था। पीसफुली स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में स्कूल एरिया में वहाँ पे गैदर हो रखे थे। उसके बाद एबीवीपी के कुछ ग्रुप्स एडमिन ब्लॉक के आसपास और कुछ एरियाज में झुंड बना के खड़े थे और वो लोग कोई भी वहाँ से गुजर रहा था उसे मार रहे थे। ये घटना सुबह 10 बजे भी हुई कल और थोड़ी बहुत मारपीट सुबह हुई। काफ़ी लोगों को पीटा गया एबीवीपी द्वारा। फिर पेरियार हॉस्टल में एबीवीपी ने फिर वहाँ जब एक मार्च निकला यूनियन का जिसमें पूरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट, बड़ी तादाद में 300-400 स्टूडेंट्स थे, तो वो जब मार्च पेरियार आया तो पेरियार में लोगों को पीटा गया। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के वहाँ पे पुलिस भी आई, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की कुछ लोगों ने और कॉमन स्टूडेंट्स पे पत्थरबाजी की गई। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स टी पॉइंट पे इकट्ठा हुए जहाँ पे जेएनयू टीए टीचर्स एसोसिएशन की एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी और एक पीस मार्च होने वाला था। उसके बाद कि स्टूडेंट्स एक बड़ा मैसेज दे कि यहाँ पे हम लोग ये जो हिंसा हो रही है हम इसको सहन नहीं करेंगे, हम शांति से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है। तब ये शाम के 7 बजे के 6 बजे के बाद की घटना है। अंधेरा हो गया था, मतलब अंधेरे में हुआ, जो अंधेरा होने के बाद ये सब शुरू हुआ। अंधेरा जैसे ही हुआ उसके बाद टी पॉइंट की तरफ अचानक से एक 60-70 लोगों का 100 लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ दिखता है जो लाठी डंडों से लैस थे। सबके चेहरे उन लोगों ने कवर कर रखे थे, लाठी डंडे उनके पास थे और वो लोग लाठियाँ भी, सिर्फ लाठियाँ नहीं थी, रॉड थे, आयरन रॉड्स थे, लाठियों के ऊपर पत्थर बांधे हुए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में वो लोग पत्थर लेके उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की टी पॉइंट की तरफ। वहीं पे जो जेएनयू यूनियन की प्रेसिडेंट है ऐशी घोष, उसके सर पे एक पत्थर लगता है और बहुत लोगों को चोट आई। उससे पहले जब पेरियार में हुआ तो हमारे एक साथी हैं सूरी, उनके दोनों हाथ टूट गए हैं, उनका सर आगे से फटा है, पीछे से फटा है और साइड से फटा है। लेकिन ये लोग यहाँ पर थे, लेकिन फिर साबरमती और दूसरे हॉस्टल में ये लोग कब पहुंचे? हुई पहले पेरियार में, ये हुई वहाँ पे 4 बजे के आसपास। उसके बाद जो आखिरी हमला हुआ जिसमें पूरा सब कुछ तोड़फोड़ मचाई गई वो हुआ शाम को 6 बजे, जिसमें ये पूरे गुंडे, जिनमें से ज़्यादातर बाहर के लोग थे और मैं नाम लेके बता सकता हूँ, एबीवीपी डीयू के काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें डूसू का एक पिछला प्रेसिडेंट सतेंद्र रवाना खुद था, डीयू लॉ फैकल्टी का एक स्टूडेंट जो एबीवीपी का स्टेट कमेटी मेंबर है भरत शर्मा, वो वहाँ पर मौजूद था। और इन लोगों ने एक बाहर के लोगों का पूरा मॉब लेके वो लोग अंदर घुसते हैं। 2 हिस्सों में बटे। पहले वो लोग साबरमती ढाबे की तरफ आए और वहाँ पे जो 24/7 ढाबा है और एक नॉर्थ ईस्ट ढाबा है, नॉर्थ ईस्ट ढाबा बंद था पर 24/7 खुला हुआ था। तो वहाँ पे उन्हें जो भी लोग दिखे रैंडमली, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे, वो प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं थे, वो लोग या तो प्रोटेस्ट से निकल के खाना खा रहे थे या सिर्फ वहाँ खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, उन लोगों को पीटा गया, ढाबे को तोड़ा गया। वहाँ जाके देखेंगे तो आपको कांच, दुनिया भर का कांच टूटा हुआ मिलेगा, दुनिया भर के विंडो पेन्स टूटे मिलेंगे। उसके बाद ये लोग साबरमती हॉस्टल में घुसते हैं। साबरमती हॉस्टल में घुसने के बाद ये पूरा मॉब जो है वो अंदर
उन्होंने काफी सारा कांच तोड़ा था और वो अच्छा, कांच ये सब आपके साथ हो रहा था, आप कहाँ पर थे ये? मैं उस टाइम साबरमती ढाबे पर था। फिर हम लोग, हमारे कुछ साथी अंदर साबरमती हॉस्टल में फंसे हुए थे, तो हम उन्हें निकालने के लिए, हम एकदम से वहाँ पे जो पूरा पैनिक का सिचुएशन हुआ, हम एकदम से चिंता हुई कि वो अंदर साथी फंसे हैं, उन्हें कुछ होगा, तो हम लोग साबरमती हॉस्टल के अंदर गए। तो वहीं पे पूरा ये मॉब अंदर घुसा हुआ था जिसने कांच वाँच तोड़ा था, और वो लोग अंदर जो भी आ रहा था उसकी तरफ कांच फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। फिर वो लोग अंदर से दौड़ते हुए आते हैं और रास्ते में जो मिलता है उसे मारते हैं। क्या आपको भी चोट आई? क्या आपने भी फेस किया? आप किस तरह से भागे? हम जब वहाँ वहाँ से साबरमती से भाग रहे थे तो कुछ लोगों ने एकदम से पीछे से हमला किया और वो लोग एकदम से आके उन्होंने गिराया हमें। पहले मतलब उन्होंने एक डंडा मारा पीठ पे, तो उसी तरह एकदम से डंडा पड़ते ही मैं गिरा, और वहाँ पे जैसे ही हम लोग गिरे तो उस पूरे पैनिक सिचुएशन में वो लोग एकदम से स्टैम्पीड टाइप सिचुएशन था, वो लोग हमारे ऊपर से दौड़े, कुछ ने मारा। तभी वहाँ पे एकदम से कुछ स्टूडेंट्स आए इधर से जिन्होंने हमें निकाला। हम लोग वहाँ से निकले, हम साबरमती से ताप्ती की तरफ बढ़े। वहाँ लेकिन पे एक सवाल ये है, अगर 50-60 लोग थे, सिर्फ 4 लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है ये एडमिन, पुलिस और एडमिन के जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनकी मिली भगत में हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार लोग घुस गए, पहली बार लोग घुसे, और वो थोड़े बहुत नहीं, इतनी बड़ी तादाद में घुसे और लाठी डंडे रॉड के साथ लैस होकर वो लोग घुसे। और उसके बाद दूसरी चीज़, वो पूरा ग्रुप, अब इस टाइम तक पुलिस की फोर्स अंदर थी, रैपिड एक्शन फोर्स कैंपस के अंदर थी, उसके बावजूद ये इतना बड़ा पूरा जो लिंच मॉब था ये बाहर निकल पाता है। उनके पास हथियार थे, वो कहीं से स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे उनके। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने देखा वो कहाँ से बाहर गए, कहाँ से एंटर हुए? देखिए, कुछ वीडियोस आए हैं सामने, कुछ लोगों का हमें पता चला है कि वो मॉल गेट की तरफ से कुछ एक ग्रुप निकला है। बाकी ग्रुप्स कहाँ से निकले हैं इसका हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है, बट कुछ वीडियोस आए हैं जिनमें कुछ गेट से एग्जिट करते निकले हैं। वो वीडियोस अभी अंदर, क्योंकि पूरा वाईफाई बंद है तो उस वजह से हमारे पास अभी कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, पर जैसे ही पहुंचता है तो उससे क्लैरिटी आएगी। मुझे एक बात बताइएगा, कल वाइस चांसलर की तरफ से एक बयान आया था, स्टेटमेंट आया था, उसमें कहा था कि इस वायलेंस के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर जो इंटरनेट के तार थे उन्होंने वो काट दिए थे। ये क्या मामला है? ये वाइस चांसलर एक साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्हें वो पूरा इस मूवमेंट में वो एक बैकफुट पर रहे हैं, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि एक तो जो फी हाइक हुआ था वो एंटी स्टूडेंट था। वो जिस तरह से पूरे काम कर रहे थे, MHRD से मीटिंग्स हो रही हैं यूनियन की, वो यूनियन को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे, जो इलेक्टेड यूनियन है, जिसे 17 सितंबर को कोर्ट ने अपना जिसे लेजिटिमाइज किया कि ये यूनियन लेजिटिमाइज है, उससे पहले वो वाइस चांसलर मीटिंग नहीं करना चाह रहे। वो एक बार भी स्टूडेंट से मिले नहीं हैं, और अब वो बिना मिले, वो कहाँ है किसी को नहीं पता, वो वहाँ से ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उन स्टेटमेंट्स में कितना सच होगा कितना झूठ होगा। अब मुझे ये बताइए कि काफ़ी सारे लोगों को चोटें आई हैं, अब किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं इस मामले में होनी चाहिए? और क्या जिन लोगों के नाम आप बता रहे हैं, सतेंद्र अवाना वगैरह, क्या वो लोग वो JNU के स्टूडेंट हैं? नहीं, वो कहीं पे भी स्टूडेंट नहीं है। सतेंद्र अवाना एक बहुत जाना माना लंपेन है, आप उसका नाम गूगल करिए। उससे पहले भरत शर्मा का, जिसका मैंने नाम लिया, आप उसको नाम गूगल करिए। लोग पिछले 20 वाक्य जो हिंसा के DU में हुए हैं उसमें भरत शर्मा हर जगह मौजूद रहा है। सतेंद्र अवाना जब प्रेसिडेंट था तो वो जाना माना लंपेन है। उसने लॉ फैकल्टी की जो डीन थी DU में, उसे के साथ बहुत मारपीट की है अलग अलग तरीके से। JNU के स्टूडेंट्स नहीं हैं दोनों। तो ये चश्मदीद थे उत्कर्ष, जो बता रहे थे कि किस तरह से क्या हुआ है और इस मामले में किस तरह से काफ़ी हद तक जो है लापरवाही जो है वो दिल्ली पुलिस की और प्रशासन की सामने आई है, जिसकी वजह से छात्र जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में घायल हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। JNU तशद्दुद मामले को अब क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने JNU के गेट के बाहर हालात का जायजा लिया। रविवार को JNU के अंदर में जिस तरह से हंगामा हुआ, अब इस मामले की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इस मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि JNU के बाहर यहाँ पर काफ़ी पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हैं और यहाँ पर क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए कुछ अधिकारी को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। आप जो काला कोट में जिस अधिकारी को देख रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, वो शख्स वो क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं और इस मामले से जुड़े हुए जो तमाम जो जानकारी है, जो इनपुट्स हैं, उसको इलाके के जो DCP हैं उनसे भी बाकायदा इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं जो हैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं,
वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। और इसके साथ ही जो जेएनयू का जो मुख्य गेट है उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हैं, यहाँ पर गेट को, मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया गया है। जो आप पीछे देख रहे हैं वो जेएनयू का मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1, जिसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त अब किसी को नहीं है। हालांकि शुरुआती तौर पर सुबह में कुछ लोगों को जाने की इजाज़त जरूर दी गई थी, लेकिन अब जो भी जा रहे थे उसका पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन अब पूर्ण तौर पर उस गेट को बंद कर दिया गया है। जेएनयू के अंदर की जो कानून व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए तमाम जो उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। इस मामले की जानकारी छात्रों को भी दी जा रही है कि कोई भी छात्र या छात्राएं यहाँ पर गलत तरीके से इकट्ठा ना हो, धरना प्रदर्शन, किसी तरह से हिंसक गतिविधियों को अंजाम ना दे और कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को दिल्ली पुलिस और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और छात्रों को भी समझाने का प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेएनयू तशद्दुद पर कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव ने इस्तिफसार किया है कि तोड़फोड़ करने और तलबा की पिटाई करने वाले कौन लोग थे। हमारे साथ में कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव हैं। मैम, किस तरह के हालात जो है जेएनयू में बने हैं उसको लेकर क्या कि जेएनयू में काफ़ी दिनों से फ़ी हाइक पर आंदोलन चल रहा था। वो स्टूडेंट्स की मांग है, देश भर में स्टूडेंट की मांग है। पर कल रात को जो हादसा हुआ, आई एम शॉक्ड कि इतने सारे लोग डंडा लेके, हॉकी स्टिक लेके अगर एक विद्यालय के अंदर जा सकते हैं, जिसमें हमें घुसने के लिए भी हमें आई कार्ड दिखाना पड़ता है या बताना पड़ता है किस काम से हम आए हैं, तो ये लोग अंदर कैसे गए हथियार लेके? लोहे का रॉड था और स्टूडेंट्स, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लाठियाँ हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कम से कम 60 से 70 फ़ोन उन्होंने दिल्ली पुलिस को किए है आने के लिए। 3 घंटा वाइस चांसलर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। देखिए, उनकी मांगे तो कोई नाजायज़ नहीं है, पर इस तरह से उनको मारना पीटना, हॉस्टल में जाके इस तरह के नारेबाजी जो अंदर हो रही है, और कल ट्रॉमा सेंटर के बाहर मैंने खुद देखा है, मैंने ऐसे तो कभी नहीं देखा। ये लोग कौन है? गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए। मैंने टीवी पे देखा है जो यूनियन की प्रेसिडेंट है, जिस तरह से उनका सर यहाँ से फटा है, ये देश में कभी नहीं हुआ पहले। पुलिस क्या कर रही है? फिलहाल कुछ छात्र जो हैं खासकर नॉर्थ ईस्ट के थे, उड़ीसा के, अब वो लोग यहाँ से छोड़ के जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या है कि किस तरह से हालात यहाँ बन रहे हैं? देखिए, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करूँगी, बट फैक्ट इज यहाँ राजनीति ही हो रहा है कि आप देश की भलाई, देशभक्ति, नेशनलिज्म की बात करते हैं, आप एक कैंपस को सुरक्षित नहीं कर सकते। गुंडे घुस गए, मारा है, पीटा है, तो अगर आप एक कैंपस को सुरक्षित नहीं कर सकते, आप क्या होगा देश में? कल प्रियंका जी भी कल घायलों का इलाज जानने के लिए अस्पताल गई थी। क्या आज यहाँ पे आएंगे प्रियंका जी या अगर आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर मैं फिर से कह रही हूँ, हम यहाँ कोई अशांति करने नहीं आए हैं, सिर्फ देखने आए हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ना आना भी नैतिकता से गलत है। यहाँ आना चाहिए हमको। तो आप देख सकते हैं, और जेएनयू के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हालात जिस तरह से बने हैं, और यहाँ पर काफ़ी जो छात्र छात्राओं की जो टीम है, यहाँ पे भीड़ जो है वो उसको देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की टीम किस तरह से यहाँ पर पहुँची है, और यहाँ पर अब जेएनयू कैंपस के अंदर में जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है, और यहाँ पर छात्रों से भी अपील की जा रही है कि किसी तरह के अफवाहों को ध्यान ना दें। हालांकि सुष्मिता देव की अगर बात करें तो आज उनका भी कहना है कि हो सकता है कि जगह पे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी भी यहाँ पर जेएनयू आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। इस पूरे मामले पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मैंने जानकारी प्राप्त की है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा।
जेएनयू मामले पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जेएनयू में हुए स्टूडेंट्स पर हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछ रहे थे, सर जिस तरह से कल जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हमला हुआ, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका इस मामले में? मुझे इटली में वो ब्राउन शर्ट्स की तारीख याद आ गई कि कैसे वहाँ पर मुसोलिनी के ब्राउन शर्ट्स ने फासिज्म को इसी तरीके से प्रमोट किया था कि वहाँ के स्टूडेंट्स पर हमला करना, और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने चेहरों को ढांप कर कवर करके यूनिवर्सिटी में अंदर घुसकर गुंडागर्दी करना, एक स्टूडेंट्स पर हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना, ये सब क्या बताता है? ये हमारे भारत का कैपिटल है, और दिल्ली में कैपिटल ऑफ मुल्क में अगर ऐसा होता है, ये पहला वाक़या नहीं है। जामिया मिलिया में हो गया, जेएनयू में हुआ, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग अपने चेहरों को बुज़दिली से छुपा कर आए थे, उनको सरकार की पूरी तायद हासिल है। और पुलिस के नाक के नीचे वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को एक लड़की है, उस पर हमला होना, फिर बाद में जो लोग मालूम करने के हकीकत उन पे हमला करना, ये तो पूरे हिंदुस्तान की छवि को ख़राब कर रहा है। सारी दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये कल ये मुल्क की क़यादत करेंगे, कल मुल्क की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेंगी, और ये सरकार जो है इस तरह की हरकत कर रही है, तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, और इनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सर आप कह रहे हैं सरकार इसके पीछे है, सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पीछे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में कैसा कोई बाहर का अंदर आ सकता है यूनिवर्सिटी में? जब तक कोई स्टूडेंट नहीं है वो कैसे अंदर आ सकता है? और फिर उनको वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है, उन लोगों को वो धमकी दे रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। ये क्या हो रहा है? आप अंदर घुस के लेडीज़ हॉस्टल में हमला कर देते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो देश के तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये जो गंदगी फैल रही है वो अब सबके घर तक पहुँचने वाली है। या ये मत समझिए कि रुक जाएगा, फैलने वाली है ये। सर गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जॉइंट कमिश्नर की, उसमें सर जांच क्यों करते हैं आप फौरन पकड़िए ना। आपके पास तो फेस रिकग्निशन ऐप है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, आपके पास पूरे कैमराज हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बाहर के लोग घुसकर वहाँ पर मारपीट मचाते हैं, तूफान मचाते हैं, और मीडिया के सामने कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, क्या हमको डिसेंट का राइट नहीं है उन बच्चों को? और कितने ज़ख्मी हैं वो सरकार बताती भी नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये, इसको कंडेम करता हूँ। और ये इस तरह का हाई हैंडेड बिहेवियर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप सरकार में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इटरनल पावर आपके पास हमेशा आप रहेंगे। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल आप है, कल आप नहीं रहेंगे। मगर आप जो मिसालें कायम कर रहे हैं, ये आप ही को हाउंड करेगा एक दिन। आज आप पावर में आपको नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये कल एक दिन आप ही को तकलीफ देगा। ये जो आप शैतान आज पैदा किए हैं, ये कल आप ही को परेशान करेगा। ये जो आग आप आज शुरू किए हैं, वो इससे कल आपका ही घर जलेगा, और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम नहीं बल्कि मोदी सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। कुल मिला के जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ तौर पे कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। अब ये सीधा सा एलिगेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का, और उनका कहना है कि जांच की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। जेएनयू तशद्दुद पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दिल्ली में जारी एक बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क में तलबा और नौजवानों की आवाज़ दबाई जा रही है। सोनिया ने बयान में कहा कि जेएनयू वाक़ये से जाहिर होता है कि मुखालफत की आवाज़ दबाने के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है।
जेएनयू कैंपस पर हमले पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी लीडर पी चिदंबरम ने कहा कि हम तेजी के साथ एनआरकी की जानिब जा रहे हैं। जेएनयू मामला इसका पुख्ता सबूत है। चिदंबरम ने कहा कि तशद्दुद बर्पा करने वालों को शिनाख्त करके 24 घंटे में इंसाफ किया जाए। जेएनयू तशद्दुद पर महाराष्ट्र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जेएनयू पर हमला 26/11 के हमले की जैसा है। हमलावर का चेहरा सामने आना चाहिए। युवा और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है। अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो। अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। यूनिवर्सिटीज को जिस अब और अपना युवा कभी कल भी नहीं, आज भी नहीं और आने वाले कल में भी कभी भी डरपोक था नहीं और नहीं है। हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूंगा। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा में एहतजाज की क़यादत करने वाला अहम मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि इमरान नामी इस मुल्जिम को दहशतगर्दी मुखालिफ कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ननकाना साहिब वाक़ये पर कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि इस केस में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।